नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आजादी के बाद से ही हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में तमाम उपलब्धियों को हासिल किया। साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ हमारा अंतरिक्ष मिशन आज चांद और मंगल तक पहुंच गया है, लेकिन लंबे वक्त तक हम इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की कवायद में जुटे रहे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय तो बने, लेकिन वो रूस की मदद से ऐसा कर पाए। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब भारत खुद अपने अंतरिक्ष यान से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस यानी अंतरिक्ष में भेज पाएगा। इसकी कोशिशें तो काफी साल से चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री के हालिया ऐलान के बाद इस पर काम तेजी से शुरू हो चुका है। तो कैसा होगा भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन? कब तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? इसके सामने चुनौतियां कौन सी खड़ी हैं और हमारी अब तक की तैयारियां क्या क्या हैं? ये तमाम चीजें देखेंगे आज के विशेष में। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जब हम आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहे होंगे, भारत एक ऐसी उपलब्धि को हासिल कर चुका होगा जिसे फिलहाल सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन ने ही हासिल किया है। 2022 तक भारत का अंतरिक्ष यान किसी भारतीय को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। यह मिशन पूरा होगा गगनयान से। इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन के लिए जुट गए हैं। आइए जानते हैं क्या है भारत का गगनयान मिशन और उसकी खासियत क्या क्या है। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब यहां हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे। तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2018 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 2022 तक गगनयान के जरिए भारत पहली बार अंतरिक्ष में किसी भारतीय को भेजेगा। ऐसा होने पर भारत मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन ही मानवयान को अंतरिक्ष में भेजने में समर्थ हैं। गगनयान इसरो के सबसे बड़े रॉकेट GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। भारत के पहले मानव रहित अंतरिक्ष मिशन को लेकर इसरो के वैज्ञानिक भी काफी उत्साहित हैं। इसरो के चेयरमैन K. Sivan ने कहा कि गगनयान मिशन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसरो इस लक्ष्य को भी हासिल करने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद ही उन्होंने कहा कि देश के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली प्रौद्योगिकी विकसित की जा चुकी है। इस दिशा में मानव क्रू मॉड्यूल के साथ ही पर्यावरण नियंत्रण और जान बचाने की प्रणाली जैसी प्रौद्योगिकी विकसित हो चुकी है। इसरो के चेयरमैन ने जानकारी दी कि गगनयान भेजने के पहले इसरो 2 मानव रहित मिशन को अंजाम देगा। इस परियोजना के लिए GSLV Mark 3 का इस्तेमाल किया जाएगा। That is 2022 when the Honorable Prime Minister given a target. Definitely it's our duty to make it happen. And ISRO is always capable of taking the challenges, and we never failed. So definitely with all the teamwork, we will be able to achieve the target set by Honorable Prime Minister. भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को गगनयान के जरिए अंजाम दिया जाएगा। गगनयान भारतीय चालित कक्षीय अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान को 3 लोगों को ले जाने के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। इसके तहत एक नियोजित अपग्रेड किए गए संस्करण को डॉकिंग क्षमता से लैस किया जाएगा। अपने पहले मानवयुक्त मिशन में गगनयान 3.7 टन के कैप्सूल में 3 लोगों के दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अंतरिक्ष कैप्सूल में जीवन नियंत्रण और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली होगी। अंतरिक्ष यान में लिक्विड प्रोपेलेंट युक्त 2 इंजन होंगे। इस मिशन पर करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर से अंतरिक्ष यान की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इस कार्यक्रम में मानव को अंतरिक्ष तक पहुंचाने
और धरती पर वापस सुरक्षित लाने से जुड़ी सारी तकनीक शामिल होंगी। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की कमान एक महिला के हाथ में होगी। इसरो के इस गगनयान प्रोजेक्ट की अगुवाई महिला वैज्ञानिक VR ललितांबिका करेंगी। उन्होंने भारत के रॉकेट प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई है। भारत के पहले मानव सहित अंतरिक्ष मिशन की अगुवाई एक महिला के जरिए किया जाना बड़ी उपलब्धि है। एक्चुअली आप देखा तो अभी से 2022 लगभग 3.5 या 4 साल ही है। सो उस तरह से आप देखा तो एक टाइट शेड्यूल है। व्हेन इसरो उनका प्रपोजल दे दिया, वो दिया दैट 2025 तक हम जाएंगे, बट अभी एक चैलेंजिंग टारगेट दे दिया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2022। सो उसके पहले चाहूँ, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इस तरह से आप एक टारगेट रखा तो वो टारगेट अचीव करने के लिए आप बहुत चीज़ तैयार करेगा ना, वो हमारा डेवलपमेंट और इंडस्ट्री एक्सेट्रा में असर पड़ेगा। इसरो ने जानकारी दी है कि गगनयान रूस, चीन और नासा के ओरियन यान और अपोलो कैप्सूल से छोटा होगा, लेकिन अमेरिका के जेमिनी अंतरिक्ष यान से थोड़ा बड़ा होगा। इसरो ने इसे राष्ट्रीय मिशन करार दिया है। इसरो का कहना है कि इस मिशन के लिए जरूरी अधिकांश महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास हो चुका है। इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए बेंगलुरु में प्रशिक्षण सुविधा संपन्न केंद्र बनाएगा। इस साल 5 जुलाई को ही इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की दिशा में सफलता पाई थी। 5 जुलाई 2018 को वैज्ञानिकों ने श्रीहरिकोटा में पहले क्रू मॉड्यूल एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस क्रू एस्केप कैप्सूल को अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जा पाएंगे और अगर अंतरिक्ष में उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर पाएंगे। We already have generated or developed the systems related to environment control and life support system. Then we have already started the development regarding that the flight suit, astronaut suit. Then many of the subsystems required for the crew module also we developed. भारत देशी अंतरिक्ष यात्रियों को व्योमनॉट्स का नाम देने की योजना बना रहा है। संस्कृत में व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष। गगनयान को लेकर शुरुआती अध्ययन और तकनीकी विकास का काम ऑर्बिटल व्हीकल नाम से 2006 में शुरू किया गया था। इसके तहत अंतरिक्ष में 1 हफ्ता गुजारने लायक मर्क्यूरी क्लास अंतरिक्ष यान के समान कैप्सूल का डिजाइन तैयार किया जाना था। ये 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए और वापस पानी में लैंड किए जाने के लिए बनाया जाना था। मार्च 2008 तक डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया और भारत सरकार के पास फंडिंग के लिए पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए इसरो बेंगलुरु में सारी सुविधाओं से संपन्न ट्रेनिंग सेंटर बना रहा है। हालांकि कम समय होने की वजह से देश के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग रूस या अमेरिका में ही हो पाएगी। बेंगलुरु में बनने वाला हालांकि ये ट्रेनिंग सेंटर देश के भविष्य के मानव मिशंस के लिए काफी कारगर साबित होगा। – 2022 में गगनयान मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। गगनयान मिशन की तैयारियों के लिहाज से इसरो के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण बड़ी चुनौती है। हमें एक ऐसा रॉकेट चाहिए या लॉन्च व्हीकल चाहिए जो एक ह्यूमन मॉड्यूल को ले जा सके, और एक दूसरा उसमें कंपोनेंट एक क्रू मॉड्यूल चाहिए जिसमें जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे वो एक अच्छी तरीके से 4, 5 या 6 दिन जितने दिन का मिशन है उसमें रह सकें। और तीसरा उसका मुख्य कंपोनेंट होता है कि कैसे वो वापस आएँ और जो री एंट्री में जो प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे और उसको रेस्क्यू किया जाए उस मॉड्यूल को। ये 3 कंपोनेंट होते हैं। और चौथा कंपोनेंट अगर हम जोड़ें कि एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग भी एक होनी ज़रूरी है, सिलेक्शन ट्रेनिंग, वो भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल प्रोसेस है और उसके लिए भी हमें काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा। कागजी तौर पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रशिक्षण सुविधा की योजना 2008-9 से बननी शुरू हो गई थी। मौजूदा योजना के तहत भारत के गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग बेंगलुरु में होगी। इसके लिए बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके देवनहल्ली में ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जो कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम
एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सेंटर होगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो विकसित करेगा। 40 से 50 एकड़ में विकसित किया जाने वाला यह प्रशिक्षण केंद्र बहुत कुछ रूस के कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर की तर्ज पर ही बनेगा, जहां दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि भारत के पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अभियान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को रूस या अमेरिका में ही प्रशिक्षित किए जाने की योजना है। भारत के ट्रेनिंग सेंटर के पूरी तरह से विकसित होने के बाद ही यहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसरो के चेयरमैन का कहना है कि गगनयान मिशन के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है। इस लिहाज से इस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को देवनहल्ली ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए देवनहल्ली में बनने वाला ट्रेनिंग सेंटर भारतीय वायुसेना के इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इस ट्रेनिंग सेंटर में भविष्य में मानव सहित अंतरिक्ष यान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा रिकवरी मिशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे कामों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में तैयार करने की योजना भी है। इस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित एस्ट्रोनॉट्स के जीरो ग्रेविटी में रहने की भी व्यवस्था होगी, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर ही अंतरिक्ष में रहने का माहौल मिल सके। इसके लिए सेंटर में जीरो ग्रेविटी सुविधा देने के उपकरण लगाए जाएंगे। इसमें भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की ओर से बताए गए अनुभवों की मदद ली जाएगी। ट्रेनिंग सेंटर में थर्मल साइक्लिंग और रेडिएशन रेगुलेशन चैम्बर भी होंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को वाटर सिम्युलेटर में ट्रेनिंग दी जाएगी। अंतरिक्ष यात्रियों को पानी के नीचे जाना होगा, जहां वे जीरो ग्रेविटी में रहने का प्रशिक्षण ले सकेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन के लिए 2022 तक मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करना पहला कार्य होगा। इसके लिए कई टेस्ट होंगे, जिसकी संकल्पना पहले ही तैयार कर ली गई है। इस इंस्टीट्यूट के पास पहले से ही पायलटों के लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निपटने के लिए सिस्टम मौजूद है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के चयन में 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है, जिसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू होगी। सोवियत संघ के स्पेसक्राफ्ट से 1984 में एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। सोवियत संघ ने सबसे पहले अप्रैल 1961 में अपने वैज्ञानिक यूरी गैगरिन को अंतरिक्ष में भेजा था। इसके बाद मई 1961 में अमेरिका ने भी एलन शेफर्ड को अंतरिक्ष में भेज दिया था। चीन 2003 में अपने ही अंतरिक्ष यान से अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने वाला तीसरा देश बन गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत का ये पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। इस मिशन के लिए इसरो को कम समय में कई चुनौतियों का सामना करना होगा। इसमें लगने वाला वक्त और पैसा तो चुनौती है ही, साथ ही मिशन के लिए यात्रियों का चयन और उनकी शारीरिक, मानसिक और तकनीकी ट्रेनिंग मुहैया कराना भी एक बड़ी चुनौती होगा। आइए जानते हैं अंतरिक्ष में जाने के बाद एक अंतरिक्ष यात्री किस तरह की चुनौतियों का मुकाबला करता है। अंतरिक्ष में इंसान को भेजना काफी जोखिमों से भरा है। इसमें न सिर्फ भारी पैसों की जरूरत होती है, बल्कि इंसानी जान को भी हर वक्त खतरा रहता है। परेशानी यह है कि लॉन्च पैड से जैसे ही यान अंतरिक्ष की ओर जाता है, मशीन से ज्यादा इंसानों की जान को लेकर तरह तरह की आशंकाएं सिर उठाने लगती हैं। एक इंसान को अंतरिक्ष में जाने के लिए शारीरिक और मानसिक दक्षताएं ही नहीं, बल्कि प्रकृति के विरुद्ध काम कर सकने लायक क्षमताएं भी विकसित करनी होती हैं। इसके लिए बेहद खास किस्म का प्रशिक्षण और विशेषज्ञता भी हासिल करनी होती है। ह्यूमन को हम स्पेस में डालने के समय बहुत चीज़ है उसमें। लाइक सैटेलाइट को डालना है तो वेरी सिंपल है, सैटेलाइट को ऊपर लेके जाओ, उधर छोड़ दो, बस काम खत्म। उसके बाद सैटेलाइट काम करेगा, सैटेलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, पावर जनरेशन के लिए सोलर पैनल होगा, वो सब ठीक है। बट आप ह्यूमन को लेके जा रहे हैं तो 2 चीज़ है ना, हमें यू कैन नॉट छोड़ सकता है, उसको वापस भी लेके आना है। सो उसका मतलब है दैट वो वापस लेने का टेक्नोलॉजी भी हम तैयार करना है। सेकंड, ह्यूमन को स्पेस में छोड़ा तो सिर्फ सोलर पैनल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चलेगा, उनको पानी चाहिए, उनका बॉडीली फंक्शंस में आ रहा है, वो एक्सक्रीटा को रिमूव करने के लिए कुछ चाहिए, खाने के लिए चाहिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट चाहिए, ओके, लाइफ एनवायरनमेंट चाहिए। ये सब क्रिएट करना एक नया बड़ा चैलेंज है। धरती की कक्षा से बाहर जाते हुए सबसे पहले एक इंसान गुरुत्वाकर्षण फील्ड में बदलाव की चुनौती का सामना करता है। दरअसल एक गुरुत्वाकर्षण फील्ड से दूसरे गुरुत्वाकर्षण फील्ड में जाने के लिए इंसान को कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियां सामने आती हैं। इसमें दिमाग, हाथ और आंखों का तालमेल गड़बड़ाने लगता है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में हड्डियों से पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं।
जिससे ऑस्टियोपोरोसिस संबंधित फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। सही व्यायाम और उचित डाइट के अभाव में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और यहां तक कि आंखों की नजर पर भी बुरा असर पड़ता है। दूसरी चुनौती है रॉकेट के भीतर यात्रा करना। ये कोई आम यात्रा नहीं होती। अंतरिक्ष में जाते हुए एक आम रॉकेट 0 से 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार महज 30 मिनट में हासिल कर लेता है। रॉकेट के अंतरिक्ष में जाने का ये दौर बड़ा ही नाजुक होता है। कई बार रॉकेट इसी चरण में दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। एक बार स्पेस या स्पेस स्टेशन में जाने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की नई मुश्किलें शुरू होती हैं। अंतरिक्ष में रेडिएशन का खतरा धरती से 10 गुना ज्यादा होता है। रेडिएशन की चपेट में आने पर अंतरिक्ष यात्री को थकान, एनोरेक्सिया, उल्टियां, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी तमाम परेशानियां और यहां तक कि कैंसर तक हो सकता है। नहीं, चैलेंजेस इसमें कई हैं कि बेसिकली हमें ये सभी को पता है कि किन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होगी और इन टेक्नोलॉजीज़ को ज़रूर डेवलप करने के लिए किन किन साधनों की ज़रूरत होगी। सिर्फ एक बजटरी एलोकेशन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें एक टेक्निकल कैपेबिलिटी भी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए, जो इसरो के पास बहुत मेरे ख्याल से इतने सालों में वो दक्षता हासिल की है और उनमें एक कॉन्फिडेंस भी है इसरो में कि ये कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स हमें बाहर से मंगाने पड़े, या हो सकता है कुछ अगर हमें 5 साल के भीतर ये करना है तो उस कुछ टेक्नोलॉजीज़ हमें निश्चित रूप से बनी बनाई टेक्नोलॉजीज़ नहीं मिल सकती, लेकिन हो सकता है कुछ मटेरियल्स लेने पड़ें, कई तरह के उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, कुछ हो सकता है ऐसे कंपोनेंट्स हमारे पास ना हो। अंतरिक्ष पर बनी कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि कैसे स्पेस में कोई वातावरण ही नहीं है, वहां कोई प्रेशर भी नहीं है जिससे इंसानी खून गर्म हो जाता है। अंतरिक्ष यान में एक पृथ्वी जैसा ही वातावरण होना चाहिए ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को पर्याप्त ऑक्सीजन, उचित तापमान और आर्द्रता का स्तर मिल सके। इन तमाम चुनौतियों के बाद भी इंसान अंतरिक्ष में कई अनजान चुनौतियों का सामना करता है। इसमें अलगाव के कारण व्यवहार से जुड़ी समस्याएं, अवसाद, थकान, नींद न आना और दूसरे मनोवैज्ञानिक विकार भी सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनौतियां कई हैं, लेकिन जिन मुश्किलों को पार करके हमने ये सफर तय किया है, उन उपलब्धियों का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। 21 नवंबर 1963 को थुम्बा में पहला रॉकेट लॉन्च करने के साथ ही बच्चे के पहले कदमों की तरह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उसके बाद से भारत ने अपने अंतरिक्ष के सफर में कई मील के पत्थर पार कर लिए हैं। आज हमारा देश अपने लिए, दूसरे देशों के लिए उपग्रहों का निर्माण करने के साथ साथ उनका प्रक्षेपण भी कर रहा है और इतना ही नहीं, हमने मंगल ग्रह तक पहुंच बनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। हमारे देश में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दौरान हुई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई ने देश के सक्षम और उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, मानव विज्ञानियों, विचारकों और समाज विज्ञानियों को मिलाकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए एक दल गठित किया और यहीं से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का सफर शुरू हो गया। भारत ने केरल में मछुआरों के एक अनजान से गांव थुम्बा में 21 नवंबर 1963 को अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक साइकिल का इस्तेमाल किया गया था। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नींव रखी गई। 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया, जिसने अंतरिक्ष की शोध गतिविधियों में दम भर दिया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 70 का दशक प्रयोगात्मक युग साबित हुआ। इस दौरान आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और एप्पल जैसे प्रयोगात्मक उपग्रह कार्यक्रम चलाए गए। अंतरिक्ष में 19 अप्रैल 1975 के दिन भारत का पहला बड़ा कदम पड़ा। इस दिन इसरो ने देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। इस प्रायोगिक उपग्रह का वजन 360 किलोग्राम था। आर्यभट्ट को यह नाम प्राचीन भारत के जाने माने खगोलविद आर्यभट्ट के नाम से मिला। 10 अगस्त 1979 को उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 लॉन्चर का प्रयोगात्मक तौर पर परीक्षण किया गया। 18 जुलाई 1980 को इसरो ने भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी RS-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया। दूरसंचार उपग्रह इनसेट का विकास इसरो का अगला पड़ाव था। 30 अगस्त 1983 को इनसेट 1B उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसके साथ इनसेट उपग्रहों की सीरीज की शुरुआत हो गई। 1984 तक इनसेट तकनीक से दूरसंचार, टेलीविजन जैसी सुविधाएं जुड़ गईं। 1984 में भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने।
इसरो ने 17 मार्च 1988 को भारत के पहले रिमोट सेंसिंग तकनीक वाले सैटेलाइट IRS-1A लॉन्च किया। 10 जुलाई 1992 को स्वदेशी सैटेलाइट सिस्टम इनसैट पर बने उपग्रह इनसैट 2A को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। 23 जुलाई 1993 को इनसैट सीरीज के दूसरे उपग्रह इनसैट 2B का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसरो ने 29 सितंबर 1997 को पहली बार PSLV यान को लॉन्च किया, जिसमें IRS-1D सैटेलाइट भेजा गया। 12 सितंबर 2002 को अंतरिक्ष में जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर कल्पना 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। 20 सितंबर 2004 को पूरी तरह से शिक्षा पर आधारित पहला सैटेलाइट एडुसैट G3 का प्रक्षेपण किया गया। 22 दिसंबर 2005 को डायरेक्ट टू होम यानी DTH केबल टीवी नेटवर्क के लिए इनसैट 4A उपग्रह को लॉन्च किया गया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही इसरो के ऐतिहासिक चंद्र मिशन की शुरुआत हुई। इसे PSLV C-11 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। 1 जुलाई 2013 को इसरो को एक और बड़ी सफलता मिली जब उसने भारत का नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1A प्रक्षेपित किया। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका की तर्ज पर अपना GPS सिस्टम बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया। 2014 में इसरो ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजा। 67 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके इसरो ने पहली बार में ही मंगलयान सीधे मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा दिया। इसरो ने इस मिशन पर सिर्फ 450 करोड़ रुपए खर्च किए, जो नासा के मावेन मिशन के खर्च का महज 10वां हिस्सा था। इसरो ने अप्रैल 2018 में नेविगेशन सिस्टम नाविक के आखिरी और 8वें उपग्रह IRNSS-1I का सफल प्रक्षेपण किया। जैसे ही नाविक सिस्टम काम करने लगेगा, भारत, अमेरिका और रूस के बाद विश्व का तीसरा ऐसा देश हो जाएगा जिसके पास खुद की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में नया अध्याय लिखा। इससे पहले ये रिकॉर्ड रूस के नाम दर्ज था। इसमें कार्टोसैट श्रृंखला का कार्टोसैट 2 उपग्रह भी शामिल था। ये रॉकेट 6 अलग अलग देशों के प्लेलोड को लेकर रवाना हुआ था। इस शानदार कामयाबी ने भारत को दुनिया में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की सुविधा प्रदान करने वाले देश के रूप में स्थापित कर दिया। 5 जून 2017 को इसरो ने भारत का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। ये रॉकेट अपने साथ 3136 किलो वजन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-19 लेकर गया। इससे पहले 2300 किलो से ज्यादा वजन वाले उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के गिने चुने अग्रणी देशों की जमात में अपनी जगह बनाई। 29 जून 2017 को इसरो ने भारतीय जमीन से अब तक का सबसे भारी उपग्रह GSAT-17 लॉन्च किया। इसका वजन 3477 किलो था। 12 जनवरी 2018 को इसरो ने 31 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक एक साथ लॉन्च किया। इसमें भारत के 3 और 6 अन्य देशों के 28 सैटेलाइट शामिल थे। इसके साथ ही इसरो का सैटेलाइट भेजने का शतक पूरा हो गया। इसरो अब तक 28 देशों के 237 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें, हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर देखना ना भूलें और वहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।